घर वाले पहले तो खुश थे कि मेरी बेटी विश्व में सबसे सुंदर, तो लेकिन फिर उसके बाद जब ये हुआ कि साध्वी आपकी बेटी साध्वी बन रही है, साध्वी बन गई है, तो तब घर वाले थोड़े स्ट्रेस में आए और उन्होंने खुद भी ये क्लियर किया कि भाई मेरी बेटी कोई भी साध्वी नहीं है और वो साध्वी बन भी नहीं रही है, तो आप लोग उसको उस चीज़ से मत देखो। नमस्कार, मैं कीर्ति मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7। पता है सबको कि महाकुंभ चल रहा है, जो कि 144 साल के बाद आया है। महाकुंभ इसलिए फेमस हो गया क्योंकि सोशल मीडिया है, नई टेक्नोलॉजी है, तो काफी लोग वायरल हुए, जिसमें से मध्य प्रदेश भोपाल की बेटी हर्षा रिछारिया भी वायरल हुई, जिन्हें मॉडल, एक्टर, कंटेंट क्रिएटर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आखिरी में उन्हें सुंदर साध्वी के नाम से नवाजा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं साध्वी कतई नहीं हूँ। चलिए उन्हीं से जान लेते हैं आखिर मॉडल, एक्टर, कंटेंट क्रिएटर क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने बोला, कई ने बोला मॉडल है, एक्टर है, सबने सर्च किया, गूगल किया। पहला तो क्वेश्चन यही है, आप वहाँ थी तो आपने देखा कि भाई मैं इतनी फेमस हो गई हूँ। जब आप आ गई तब आपको पता चला कि मैं इतनी फेमस हो गई हूँ। मैं वहाँ पे थी तो सबसे पहले मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने मुझे एक पोस्टर भेजा हुआ था, एक फ़ोटो शेयर की कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। तो मम्मी ने उसे मजाक में मुझे भेजा और मैंने भी उसे मजाक में लिया कि किसी ने अपने मिर्च मसाले के लिए उसको फेमस कर दिया। मैंने कहा ठीक है। मुझे ये था कि कितना ही 1000 या 1 लाख लोग देख लेंगे, इससे ऊपर क्या जाएगा। वो आया गया हो गया। फिर जब मैं पहले शाही स्नान पे गई तो वहाँ पे फिर उसके बाद मीडिया वाले मेरे पास आए, उसी शाही रथ पे आए, तो उनसे थोड़ी बहुत बात हुई, उन्होंने सवाल किए, मैंने जवाब दे दिए। मेरी कहानी वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क हमारे पास नहीं था कि हम खुद कुछ देख पाए, सर्च कर पाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे वो हो गया। लेकिन उसके आई थिंक 16 तारीख से मुझे एग्जैक्टली ये पता चला कि अभी चल क्या रहा है, तो और वो भी नेगेटिव क्या चल रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में सवाल आने शुरू हुए कि ये क्यों हो रहा है, ये इतना क्यों हो गया है। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, आपने बार बार बोला कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मुझे साध्वी ना देखिए, मैं एक नॉर्मल जो गुरु दीक्षा लोग लेते हैं मैंने वही ली है। लेकिन लोगों का रिएक्शन नहीं था। आपके टाइटल में, थंबनेल में यही जाना था, सुंदर साध्वी, सुंदर साध्वी। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले पहले तो खुश थे कि मेरी बेटी विश्व में सबसे सुंदर, तो सॉरी। लेकिन फिर उसके बाद जब ये हुआ कि साध्वी आपकी बेटी साध्वी बन रही है, साध्वी बन गई है, तो तब घर वाले थोड़े स्ट्रेस में आए और उन्होंने खुद भी ये क्लियर किया कि भाई मेरी बेटी कोई भी साध्वी नहीं है और वो साध्वी बन भी नहीं रही है, तो आप लोग उसको उस चीज़ से मत देखो। आने वाले टाइम में उसकी शादी भी होगी, सब चीज़ें होंगी। तो थोड़े दिन के लिए, मतलब आई थिंक वो 1-2 दिन के लिए थोड़े स्ट्रेस में आए थे। फिर उनको समझ में आया, धीरे धीरे कहते ना क्या, हमें समझ में आता है कि सोशल मीडिया से कैसे डील करना है, तो अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप आई कुंभ से, आपने बताया कि अभी आप आई हैं, भोपाल की हैं आप, जो भोपाल वालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि अभी मेरे को लगता है आपका इंटरव्यूज ही चल रहा है, कुछ तो लग रहा होगा मैं वो हर्षा रिछारिया नहीं हूँ। हाँ, भोपाल का बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिल रहा है। लोगों ने मेरे लिए स्वागत कार्यक्रम भी रखे, वहाँ भी मैं गई थी, और जितने भी युवा हैं, लड़के लड़कियाँ, सब वो पैर छू रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि दीदी अब आप जो भी करोगी अपने भाई बहनों को साथ में जोड़ के करना। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि जो पहले हम कहते थे कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, युवा बिगड़ रहे हैं, आज वही धर्म की बात करते हैं और धर्म के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे आना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। अच्छा, आपने अभी कहा कि युवा आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी कि अगर मैंने कुछ गलत कदम कभी भी उठाया तो लोग फिर मुझे बोलेंगे, फिर वही ट्रोलिंग? 100%। अब मेरा एक एक कदम सिर्फ मेरा नहीं रह गया है, बिल्कुल नहीं रह गया। अब मेरा एक एक उठाया हुआ कदम मुझे अपने से पहले उन सारे लोगों के बारे में सोचना है जो मुझसे जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं और जिनको मैं अपने साथ देखना चाहती हूँ। मैं बार बार अपने हर वीडियो में, हर मीडिया बाइट में बात करती हूँ युवाओं को जोड़ने की, युवाओं को जागरूक करने की। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है मेरा खुद का सही
चलना। तो मुझे मुझ पे भी फोकस करना है, तभी मैं बाकियों पे फोकस कर पाऊंगी। तो वो जिम्मेदारी वाला पार्ट तो आ गया है। अच्छा, आपने एंकरिंग भी की है, न्यूज चैनल में भी की है आपने, शायद एंकरिंग नहीं की, लेकिन एज ए एंकर बोल देना लेकिन जवाब देना, मतलब कितना उसमें डिफरेंस है कि आपने तो पूछ लिया सवाल, लेकिन उसका जवाब देना सोच के अच्छा ये पूछ रहे हैं और मुझे यही जवाब देना है, कुछ भी गलत ना निकल जाए, ये फेस करना पड़ रहा है आपको? ये देखिए, जब मैं प्रयागराज में थी और आई गेस 14 या 15 तारीख को जनवरी में मेरे पास मीडिया आई, और इतनी सारी मीडिया आई कि मैं एकदम से घबरा गई कि ये इतना, मतलब इतना भी क्या वायरल हो गया। नॉर्मल वीडियो ये तो था, किसी ने वायरल कर दिया, लेकिन इतना भी क्या वायरल हो गया। मीडिया आ रही है, पूछ रही है, तो मैं अपने हिसाब से जवाब दे रही हूँ। लेकिन वही एक दौर ऐसा था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, या मीडिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मीडिया ने ये सिखाया कि आपकी बोली हुई बात आपको आगे पीछे सोच के बोलनी होती है, क्योंकि कब किस बात को कहाँ से कट करके और क्या पेश कर दिया जाए जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक लड़की के लिए ये बहुत टफ सिचुएशन होता है जब वो उसकी कही हुई बात को, जिस इंटेंशन से उसने बोला है, उसको कुछ और शो कर दिया जाए। ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं ये चीज़ें अब डील करना सीख रही हूँ। अच्छा, जब आप फेमस हुई तो कई लोगों ने आपके ऊपर सवाल भी उठाए, जिनमें से आनंद स्वरूप महाराज थे और भी कई लोग थे, लेकिन आपके अंदर उस बात का प्रभाव इतना क्यों पड़ा कि आप रोने लगी? फिर आपने एक बाइट भी दी कि मुझे इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि मैं एक कमरे में बंद होकर रह गई। देखिए, कमरे में बंद होने का रीज़न ये था क्योंकि मैं अगर कमरे से बाहर निकल रही हूँ तो बहुत सारी मीडिया आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा ना बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इसलिए मुझे अंदर रहना पड़ रहा था। मेरा ब्रेकफास्ट लंच सब वहीं हो रहा था, और मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं 1-2 दिन अंदर रहूँगी, लोगों की भीड़ कम हो जाएगी, लोगों को लगेगा मैं यहाँ से चली गई हूँ, तो एटलीस्ट मैं निकल के सुकून से घूम पाऊंगी। आप कहीं भी जाते हो, आप बंद होने के लिए या एक जगह टिकने के लिए नहीं जाते हो। कुंभ ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान को लगता है, मतलब मेरे तो ये इंटेंशन था कि मैं अलग अलग आश्रमों में रहूंगी, अलग अलग साधु संतों से मिलूंगी, अलग अलग जगह कथा अटेंड करने जाऊंगी और बहुत कुछ सीख के मैं वहां से वापस आऊंगी। तो ऐसे में एक जगह रहना, जस्ट कि आपको भीड़ ज़्यादा ना हो जाए, भीड़ का हिस्सा ना बनना पड़े, तो वो थोड़ी चीज़ हुई थी। और जो हमारे पूजनीय संत हैं स्वरूप जी, तो उनका तो ऐसा है कि उन्होंने जो बोला, और उन्होंने मुझे लगता है उसके बाद भी सबके लिए सब कुछ बोला है, तो वो अपनी जगह ठीक है। और उनके साथ भी मैं गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्टर्स ने मेरी बात जाके वहाँ पे बताई है, उन्होंने उस बात को अलग एंगल से बताया। मैं उस वक्त घबरा गई क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि तब तक मैं एक नासमझ इंसान थी। मुझे तो ये लग रहा था मैं तो अपनी धुन में चल रही हूँ, मैं अपनी तरह से चीज़ों को एंजॉय कर रही हूँ, चीज़ों को जान रही हूँ, चीज़ों को समझ रही हूँ। तो इसमें किसी साधु महात्मा के लिए इतना गुस्सा करने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने किसी की पूजा खराब नहीं की, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो एक गृहस्थ इंसान को नहीं करना चाहिए। हर चीज़ मैंने अपने गुरु के आदेश से किया, सब चीज़ें। तो वो इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सवाल थे, जिन सवालों से मैं हर्ट हुई। अच्छा, आपकी जब बात हुई तो बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी लोगों ने लाए। लोगों ने कुछ ये भी कहा कि आपकी आंखों का कलर ऐसा है, एक साध्वी का आंखों का कलर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर कोई बदलना भी चाहता है तो समाज शायद ना बदलना उसको ये चाह रहा हो कि जो जैसा है वैसा ही रहे? देखिए, सबसे पहली तो बात, लोगों के जो ये सवाल आए कि साध्वी को लेंस नहीं लगाना चाहिए, साध्वी को मेकअप नहीं करना चाहिए, साध्वी को ये नहीं पहनना चाहिए, साध्वी को ऐसे नहीं रहना चाहिए। जब मैं साध्वी हुई नहीं तो सारे सवाल खत्म हो गए। आप बोलती रही बार-बार कि मैं बार-बार बोला, मैंने हर जगह बोला कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं साध्वी बनने लायक हूँ भी नहीं। मैंने ये भी बोला कि मैं साध्वी बनने लायक ही नहीं हूँ अभी। तो वो सवाल वहीं के वहीं खत्म हो गए। और कौन, अगर मैं साध्वी नहीं हूँ और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी लिमिट में रह के कुछ भी कर रही हूँ, मैं लेंस क्यों लगा रही हूँ, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। अब मैं हर किसी को नहीं बताऊंगी कि भाई मुझे चश्मा लगा है तो मैं लेंस लगा रही हूँ क्योंकि मैं चश्मा लगा। कुंड में भी सवाल उठे आपके, वो आप सोचे, वो
कितना बकवास सवाल था, कितना फिजूल सवाल था। उस सवाल पे तो मुझे हंसी आई है कि त्रिपुंड लगाना एक हिंदू का, एक सनातनी का अधिकार है। बच्चा, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, हम उसको त्रिपुंड, चंदन और सब लगा देते हैं। तो आप मुझ पे क्यों सवाल उठा रहे हो? मैं कोई दूसरे धर्म की तो हूं नहीं कि यहाँ आके मैंने लगा लिया तो आप उस पर सवाल कर रहे हो। इनफैक्ट कुंभ ऐसी जगह थी, प्रयागराज ऐसी जगह थी जहाँ पे गैर धर्म के लोग भी आ रहे हैं, वो भी त्रिपुंड लगा रहे हैं, आपको उनसे सवाल करना चाहिए जी। मेरा त्रिपुंड लगाना गलत नहीं है, अगर आप हिंदू है और आपने नहीं लगाया तो वो गलत है। अच्छा, जब महाकुंभ जब से चालू हुआ बहुत लोग वायरल हुए, जैसे IIT बाबा, मोनालिसा। हमने एक बहुत सारी रील्स देखी जिसमें IIT बाबा और आपका नाम भी जोड़ा गया। हमने वो देखा, क्या रिएक्शन था घर वालों का? नहीं, मेरे घर वालों ने, मुझे नहीं पता कि वो रील देखा कि नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने भी रील ऐसा कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक फोटो देखी थी। हाँ, एक पोस्ट देखा था कि लाइक IIT बाबा और हर्षा रिछारिया का कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जो मैंने देख के और फिर उसको स्क्रॉल कर दिया, तो मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो IIT बाबा है वो भी कुछ तो ज्ञान है उस व्यक्ति के अंदर, और मैं उनको एक बड़े भाई के लिहाज से देखती हूँ। उनसे मिली? मैं मिली नहीं हूँ, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एक बड़े भाई की नज़र से मैं उनसे देखती हूँ उन्हें, और शायद कभी ना कभी मौका मिलेगा मिलने का। अच्छा, जब आप गुरु दीक्षा की बात करिए, आपने गुरु दीक्षा ली महाराज कैलाशानंद जी महाराज जी से, कब ले लिया आपने? मतलब अभी 1.5 साल हो गया। तो जब से दीक्षा ली तो आप कैसे लगा कि ये शायद दीक्षा ली और मैं महाकुंभ में, और इतना बड़ा मेरे लाइफ में चेंज मैं कैसे, मतलब हर्षा रिछारिया होता है ना कि जब बोलते हैं कि जब कामयाबी आती है तो लोग बदल जाते हैं, तो हर्षा रिछारिया आप बदल रही हैं, अंदर से कुछ चेंज आ रहा है? अंदर से चेंजेस लाना ज़रूरी है, पॉजिटिव चेंजेस लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अभी भी बचकानी हरकतें करती रहूँगी पहले की तरह, तो वो मेरे लिए भी खतरनाक हो जाएगा, वो दूसरों के लिए भी खतरनाक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आना ज़रूरी है, लोगों को समझना और लोगों को समझाना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं सोच समझ के फैसले लेना ज़रूरी है। तो चेंजेस तो पॉजिटिव आने ही चाहिए। अच्छा, अभी भी अगर, क्योंकि आपने कहा बार बार साध्वी नहीं हो आप, जैसी जिंदगी थी वैसे ही जिएंगी? हाँ, मतलब नॉट दैट पार्ट कि हम एक्टिंग की, एंकरिंग की बात करें, वो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अब मेरे रास्ते दूसरे होंगे। काम, जाहिर सी बात है, हर इंसान काम करता है, मैं भी काम करूँगी, लेकिन मेरे जो काम होंगे वो युवाओं के लिए होंगे, वो समाज के लिए, वो धर्म के लिए होंगे, क्योंकि मुझे आगे धर्म के रास्ते पे ही अब आगे बढ़ना है, और मुझे समाज को उससे जोड़ना है, युवाओं को उसके प्रति जागरूक करना है। तो अब मेरे इस तरह के काम होंगे। अच्छा, साध्वी जैसे बोलते हैं हम कि कोई साधना कर रहे हैं, तो कोई वेशभूषा तो होनी जरूरी है नहीं। मैंने देखा कि इस बार कुंभ में सबकी ये, जैसे आपने ये एक्सटेंशंस लगवाए, तो ये आपने पहले सोच लिया था कि लगवाना है कि? ये मैं 3 साल से सोच रही थी, तब तो मुझे कुंभ का खैर पता नहीं था, लेकिन मैं 3 साल से इसे लगवाने का सोच रही थी। मेरी दिल्ली में भी बात चल रही थी, मेरी हिमाचल में भी बात चल रही थी, मेरी पंजाब में भी बात चल रही थी, तो मैं लगवा नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा था, मेरा काम ऐसा था, फिर कहीं ना कहीं मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। फिर अब जाके जब मैंने चीज़ों को साइड में किया, और ये था कि अब मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बस अच्छा लगता है, मुझे अब अपने लिए करना है, तो तब मेरे को मौका मिला, मैंने इसे लगवा लिया। मैंने कहा कुछ टाइम का अपना शौक पूरा कर लूँगी, फिर निकलवा दूँगी। लेकिन इसको लगवाने के बाद 4 दिन बाद से मैं पछताने लगी थी, क्योंकि इसको संभालना आसान नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा। मैं देखिए, जिनके नेचुरल हैं, जो महान तपस्वी होते हैं, जिनके नेचुरल हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ये फेक वाले होते हैं ना, ये बहुत बड़ा सर दर्द होता है, ये शैम्पू का खर्चा भी बढ़ा देते हैं, और उसके बाद स्कैल्प पे इनके इन्फेक्शन भी होते हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि शैम्पू नहीं करो तो ऐसे बाल हो जाते हैं? नो कमेंट्स, मैं एटलीस्ट इतने गंदे तरीके से नहीं रह सकती। अच्छा, अभी जब हम साधु संत की बात कर रहे हैं, तो अभी क्योंकि जब कोई ऐसे उससे आता है महाकुंभ से, तो आशीर्वाद लेने भी जाता है। भोपाल में आप कहेंगे आशीर्वाद लेने किसी से? नहीं, मैं
मेरा सबसे पहले था कि मैं भोपाल जैसी आऊँगी, मैं उज्जैन जाऊँगी, बाबा के दरबार में जाऊँगी, वहाँ माथा टेक के आऊँगी। तो मैं कल ही मतलब उज्जैन जाके आई हूँ, वहाँ माथा टेक के आई हूँ, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो थी। अब क्योंकि मैं ज़्यादा दिन भोपाल में रहती नहीं हूँ, मैं 2-3 दिन में चली भी जाऊँगी, तो उससे पहले जितने भी लोगों से मैं मुलाकात कर सकती हूँ, उनका आशीर्वाद ले सकती हूँ, मैं वो ज़रूर करूँगी। अच्छा, सबके जहन में एक सवाल है, हालांकि आपने बहुत बार क्लियर कर चुके हो आप और आपके परिवार वाले भी, हर्षा रिछारिया शादी करेंगी कि नहीं करेंगी? जो भी मुझे लगता है यंग लोग और जो भी शादी के लिए अगर जो भी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है कि हर्षा शादी करेंगी कि नहीं करेंगी। तो ये अभी हर्षा भी इस बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि हर्षा को सिर्फ अपना काम करना दिख रहा है। और लेकिन कहते हैं कि जो आपके ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है, जो कुछ लिखा है वो होके रहेगा, फिर चाहे वो साध्वी बनना हो चाहे वो शादी करना हो। जैसे अंदर से अंतरात्मा कुछ चेंज कर रहा है क्या, कि मतलब अभी शादी नहीं करना? तो अभी कुछ टाइम नहीं करना, अभी कुछ टाइम काम करना है, आगे चल के शादी होती है क्या होता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला कि शादी तो करेंगी वो। हाँ देखिए, पेरेंट्स बिल्कुल चाहेंगे कि अगर उनकी बेटी है तो वो शादी करे। हर माता पिता को खुशी होती है कि मेरा बच्चा शादी करे, बेटा हो बेटी हो। लेकिन अगर वो चीज़ मेरी किस्मत में लिखी ही नहीं होगी तो किसी के चाहने से क्या होता है। हम तो चाहते हैं आपकी शादी हो, आप हमें बुलाएं, और जो लोग वेट कर रहे हैं कि शायद हर्षा रिछारिया की एक नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ममता कुलकर्णी का आपने अभी सुना होगा कि उन्होंने एक दीक्षा ली थी, उसमें आप क्या मतलब, उनको फिर वो छोड़ना भी पड़ा, उनको भी हटा दिया गया, क्यों ऐसा? आपको लगता है कि जो वही सवाल है एक बार फिर से कि चेंज कोई होना जा रहा है लेकिन लोग चेंज होने नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं उनसे जुड़े किसी भी मुद्दे पे अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहती, और मैं किसी से जुड़े किसी मुद्दे पे अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहती। आप मुझसे मेरे लिए सवाल कीजिए, मेरी जिंदगी पे सवाल कीजिए। अच्छा, अब इतने फेमस हो चुके हो, जाहिर सी बात है कि कभी सीरीज, कभी फिल्म का, कभी गानों का कुछ तो कॉल आएगा, आ चुके हैं, तो हम देख सकते हैं अब आपको? नहीं, तो उससे भी मुझे मेरा मेन मोटिव है धर्म के लिए काम करना, धर्म के लिए आगे बढ़ना, धर्म के लिए लोगों को जोड़ना। बिग बॉस आएगा तो जाओगे आप? मे बी, अगर मेरी कुछ कंडीशंस हैं, मेरी आज की डेट में बहुत सारी कंडीशंस हैं। अच्छा। और उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही मुझे हर रास्ते पे आगे बढ़ना है। और अगर मुझे बिग बॉस के माध्यम से, जिस प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं समझते हैं, और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात, अपनी इंटेंशन वहाँ से ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझा सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता उसमें जाने में कोई बुराई है। ये बस ये है कि आप जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, आप वहाँ जाके उस चीज़ से ना भटको, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, जब कैलाशानंद गिरी महाराज जी से आपने दीक्षा ली, तो आपको ऐसा लगा कि दीक्षा के बाद आपका जो भी ये चेंजेस आया, उसमें उनका कुछ बयान आया कि जब आपकी कोई बात हुई, जब ये सब प्रकरण हुआ, ये सब महाकुंभ से लेके अभी तक का? देखिए, मैं तो उन्हीं के आश्रम में रह रही थी, उन्हीं के शिविर में रह रही थी, उन्हीं ने मुझे बुलाया, क्योंकि उनके यहाँ तो वो एप्पल की मालकिन भी आई, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपके ऊपर था लोगों का। मेरे पास ऐसे भी वीडियोस हैं, जैसे स्टेज पे जब पटाभिषेक चल रहा था तो मैं और वो साथ में ही स्टेज पे खड़े हुए थे, तो ठीक है। और जो गुरुजी हैं वो सबका साथ देते हैं, सबको प्यार करते हैं, अपने सारे बच्चों को वो बराबर आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया है। जब मेरी तबीयत भी थोड़ी वहाँ रह के बिगड़ी तो भी वो यही चाहते थे कि मैं वहीं रहूँ, वहाँ रह के अपनी तबीयत ठीक करूँ। लेकिन मेरा ये था कि मुझे कुछ टाइम वो जोन से निकलना था, तो मैं सिटी में अपने रिलेटिव्स के पास आ गई थी। फिर मैं वापस दूसरे आश्रम में गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी वजह से ना शिविर में बहुत ज़्यादा रश होने लगा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट होने लगी थी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे लिए भी या किसी और के लिए, खासतौर पर मेरे गुरुजी के लिए मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूँ, तो वो तो मैं कभी नहीं चाहूँगी। तो इसलिए फिर मैंने अपना आश्रम चेंज किया। सबने ये सवाल पूछा होगा कि कभी आपने सोचा था महाकुंभ जाएंगी तो अब सेलिब्रिटी बन के लौटेंगे? नहीं, ये क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं किया। कैसा लग रहा है? कैसा लगा? मैं जब महाकुंभ जा रही थी, उत्तराखंड से पहले मैं भोपाल आई थी, अपनी फैमिली के पास आई थी, इनको बताया कि मैं महाकुंभ के लिए निकल रही हूँ। और महाकुंभ क्योंकि 13 तारीख से स्टार्ट होना था, मैं वहाँ 9 तारीख को पहुँच गई ताकि मैं भीड़ से बच जाऊँ। मैं भीड़ से घबराती हूँ, मैं क्लस्ट्रोफोबिक हूँ, भीड़ से घबराती हूँ। तो मैं वहाँ पहले से चली गई, 9 तारीख को ये चली गई, और 10 तारीख को हमारे गुरुजी की पेशवाई थी।
तो मैं ये चाहती थी कि मैं बस अलग अलग आश्रमों में रह के अलग अलग साधु संतों से मिलूं और सबका आशीर्वाद, सबका सानिध्य प्राप्त करूं, बहुत कुछ सीख के वहां से वापस आऊं। और ये मुझे पता था कि मेरे ऊपर हमेशा महादेव का आशीर्वाद रहा है, उनकी कृपा रही है, लेकिन इस बार वो कृपा ऐसी होगी ये मुझे अंदाजा अच्छा, नहीं सुना था। होगा कभी किसी को रातों रात फेमस होते, लेकिन खुद के साथ हो गया तो मतलब वो फीलिंग ही जी अलग ही रही होगी आपकी। लेकिन मुझे लगता है वो फीलिंग और बेहतर तब होती जब मैं प्रॉपर नेटवर्क में होती, मैं प्रॉपर देख पाती खुद को टीवी पे, मोबाइल पे फेमस होते हुए, लेकिन वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तो ये थी हमारे साथ हर्षा रिछारिया, फेमस गर्ल कह लें, साध्वी कह लें, सुंदर साध्वी कह लें आप, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना यही है कि वो साध्वी नहीं है, वो नॉर्मल एक लड़की है जिन्होंने अभी केवल दीक्षा ली है और महाकुंभ में रही हैं। वो अभी भोपाल आई हैं, लेकिन उसके बाद आगे क्या कुछ होगा हम उनको देखेंगे। हमारे दर्शकों को, एमटी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ के लिए, जो खासकर जा रहे हैं महाकुंभ इस समय? देखिए, अभी तक जो चले गए हैं, जो होके आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो अब जाने वाले हैं वो थोड़ा सा भीड़ थमने का इंतजार कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका महाकुंभ रोड के ट्रैफिक जैम में ही फंस के निकल जाए। तो भीड़ के कम होने का इंतजार कीजिए, 4-5 दिन बाद निकलिए और सिचुएशन देख के निकलिए। और वहाँ जा रहे हैं तो जिस वजह से वो महाकुंभ होता है उस वजह को जान के, साधु संतों से मिल के, उनसे उनकी लाइफ की जर्नी जान के आइए। उससे आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ फेस करने को, बहुत सारा आपको क्या बोलते हैं, हिम्मत मिलेगी वहां से। अगले सेगमेंट में हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।